सभी श्रोताओं को शत शत प्रणाम। पिछली वीडियो में हमने देखा माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने किस तरह से JSSC CGL वाले मैटर में सभी पक्षकारों के आर्ग्यूमेंट्स को किस तरह से एनालाइज किया, जजमेंट के पीछे क्या रीजनिंग था, यह सब हमने जानने का प्रयास किया। उस वीडियो में बहुत सारे बच्चों का यह कहना था कि हमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, हाई कोर्ट से हमें न्याय नहीं मिल सका, ऐसा उनका मानना है। और कुछ बच्चों के मैसेजेस आए जिनमें उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट पेपर लीक वाले बहुत सारे मैटर्स में एग्जाम कैंसिल की है, बहुत सारे मैटर्स में एग्जाम कैंसिल नहीं की है। तो यदि सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है तो हमें क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से। इसीलिए एक दूसरा वीडियो JSSC CGL वाले मैटर पर हमने बनाने का प्रयास किया, जिससे उन सभी बच्चों के सवालों का मैं जवाब दे सकूं कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट्स हैं पेपर लीक को लेकर, उन जजमेंट्स के फैक्ट्स क्या थे। क्योंकि पेपर लीक 5-6 जजमेंट्स पेपर लीक के सुप्रीम कोर्ट के अच्छे जजमेंट्स हैं, पर क्या सभी में एग्जाम कैंसिल हुआ? नहीं। पेपर लीक के कुछ मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस, पूरे के पूरे एग्जामिनेशंस कैंसिल होनी चाहिए। कुछ केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, यदि बेदाग में से दागी कैंडिडेट्स को अलग किया जा सकता है तो पूरा एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं होगा। तो यहां समझने वाली बात है कि केसेस के फैक्ट्स क्या है, सब कुछ उसी पर डिपेंड करता है। तो इस जजमेंट में रिट पिटीशन PIL नंबर 5717 ऑफ 2024 विथ रिट पिटीशन सर्विस मैटर 1476 ऑफ 2025, इसके पैरा 90 में यदि हम जाते हैं तो माननीय झारखंड उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स का रेफरेंस दिए हैं, जिसमें सबसे पहला जजमेंट है यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस राजेश PU। ये रहा जजमेंट, सिविल अपील 5321 ऑफ 2003, पेटिशनर यूनियन ऑफ इंडिया, रेस्पोंडेंट राजेश PU। इस केस में CBI ने कांस्टेबल पद के लिए 134 पोस्ट्स पर भर्ती निकाली, जिसमें रिटन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, मेडिकल सब कुछ हो गया और जितने भी कैंडिडेट है सभी अपने अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स का वेट कर रहे थे। सारे एग्जामिनेशन प्रोसेस कंक्लूड हो चुके थे। इस बीच एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कंडक्ट कराया गया उसमें CBI के कुछ ऑफिसर्स ने फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म किया है, यानी पक्षपात और भाई भतीजावाद किया है। इस एलिगेशंस पर जब जांच की गई तो CBI के जो डायरेक्टर है उन्होंने डिसीजन लिया कि पूरे के पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को रद्द कर दिया जाएगा। तो जो बच्चे अपने अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स के लिए वेट कर रहे थे उन्होंने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बेंच केरला में इस डिसीजन को चैलेंज किया। CAT केरला ने यह निर्णय दिया कि जो भी कैंसिल किया गया है एग्जाम्स वो सही है, बोनाफाइड है और पब्लिक इंटरेस्ट में है। फर्दर जब CAT के इस डिसीजन को केरला हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया तो केरला हाईकोर्ट ने कहा कि पूरे के पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस को कैंसिल करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप रिकॉर्ड्स को देखें तो 31 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्हें सेलेक्ट नहीं होना चाहिए था पर वे सेलेक्ट हो गए। जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ और रिकॉर्ड्स पर आया उसमें केरला हाईकोर्ट ने यह कहा कि 31 बच्चे हैं, यानी आप बेदाग में से दागी को अलग कर सकते हैं, तो पूरे के पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस को कैंसिल नहीं किया जा सकता। अब इस डिसीजन को फर्दर यूनियन ऑफ इंडिया ने चैलेंज किया, यानी CBI ने चैलेंज किया। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय है कि केरला हाईकोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो सही है। कोई भी स्पेसिफिक या कैटेगोरिकल फाइंडिंग एविडेंस के साथ नहीं है जिससे यह पता चले कि ये जो फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म की गई है ये व्यापक लेवल पर है। आप बेदाग में से दागी को अलग कर सकते हैं, जो कि 31 बच्चे हैं, इसलिए पूरे के पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस को कैंसिल नहीं किया जाएगा। एक प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने यहां यूज किया कि जैसा समस्या है उसी प्रोपोर्शन में निवारण होना चाहिए। यही प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को सुप्रीम कोर्ट ने यूज किया और एग्जामिनेशन प्रोसेस को कैंसिल नहीं किया। अगला जजमेंट जिसे झारखंड उच्च न्यायालय ने रेफर किया अपने जजमेंट पर वो है जोगिंदर पाल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स, पैरा 91। ये रहा जजमेंट, जोगिंदर पाल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में क्या हुआ कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एक चेयरमैन रहे रविंद्रपाल सिंह सिद्धू, और सिद्धू जी पर यह आरोप लगा कि इन्होंने 1998 से 2001 के बीच में जितने भी अपॉइंटमेंट्स कराए, फिर चाहे वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के हो या जुडिशियल ऑफिसर्स के हो, उन्होंने घूसखोरी करा और 16 करोड़ रुपए उनके पास से बरामद हुआ या उनके रिश्तेदारों के यहां से बरामद हुआ। ऐसा न्यूज के बाद स्टेट गवर्नमेंट ने जांच बैठाया और बहुत सारे एक्शंस लिए, जिसमें जितने भी ऑफिसर्स रहे उस समय के, फिर चाहे वो अपने प्रोबेशन पीरियड के दौरान भी क्यों ना हो, उन सभी का अपॉइंटमेंट या जॉब टर्मिनेट कर दिए 23 मई 2002 को।
24 अगस्त 2002 को इन 2 डेट्स में बहुत सारे लगभग सभी ऑफिसर्स का जॉब उन्होंने टर्मिनेट कर दिया। जहां तक कि जुडिशियल ऑफिसर्स की बात थी तो चीफ जस्टिस पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के उन्होंने कमेटी बनाई और उन कमेटी ने यह निर्णय दिया कि जितने भी जुडिशियल ऑफिसर्स 1998 से 2002 के बीच में अपॉइंट हुए हैं सभी का अपॉइंटमेंट कैंसिल होगा। इसके बाद जितने भी ऑफिसर्स थे जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया वो सभी ऑफिसर्स रिट पिटिशंस डाले हाईकोर्ट में। 3 जज की बेंच ने इस मैटर को सुना, चूंकि ये मैटर बहुत ही गंभीर था। इस मैटर में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सभी रिट पिटिशंस को डिसमिस कर दिया और कहा कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजन लिया है वो सही है। ये एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस इतना दागी रहा कि पूरे के पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को कैंसिल करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। इस केस में यह बात निकल करके आया कि ऐसे केसेस में क्वेश्चन यह है कि कुछ बच्चों के हरकतों के कारण क्या जो ईमानदार बच्चे हैं उन्हें भी सफर करना चाहिए? क्या बेदाग में से दागी को अलग किया जा सकता है? क्या इस तरह के क्वेश्चंस इस केसेस में बने। सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि बेदाग में से दागी कैंडिडेट्स को अलग करना नामुमकिन नहीं है। इस केस में नामुमकिन नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट ने किया नहीं, यह अलग बात है, पर यह नामुमकिन नहीं है। एक इंडिपेंडेंट स्क्रूटिनी कमेटी बनाने का आदेश दिया गया और कहा कि अभी भी आप बेदाग में से दागी को अलग कर सकते हैं चूंकि रिलेवेंट रिकॉर्ड्स अभी भी प्रेजेंट है। ये केस 2006 का है और जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो 1998 से 2001-2 के बीच की बात हो रही। तो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, क्वेश्चन पेपर या आंसर पेपर, सब कुछ अभी भी है। सो आप फेयर इन्वेस्टिगेशन करें और बेदाग में से दागी को अलग करने का प्रयास करें। इस सुप्रीम कोर्ट में इस केस के बाद हाई कोर्ट में 3 जज की कमेटी बनी और उन्होंने बेदाग में से दागी कैंडिडेट्स को अलग करने में सक्सेस हुए। वो जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट में यह आया कि 40 ऐसे दागी कैंडिडेट्स हैं और कमेटी जो है बेदाग में से दागी को अलग करने में सक्षम रही। फर्दर इस रिपोर्ट में एक और बात कही गई कि एंटायर प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन जो है डिजर्व्स टू बी सेट असाइड, उसे पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस ही कैंसिल कर देना चाहिए। ये 2 तरह की बातें इस रिपोर्ट ने अपने इस कमेटी ने अपने रिपोर्ट में कही। जब ये कमेटी की रिपोर्ट आ गई 2007 में तो फिर से रिट पिटिशनर्स को सुना गया और इस बार 5 जज की बेंच बैठी हाई कोर्ट में और उन्होंने इस कमेटी के रिपोर्ट पर सभी रिट पिटिशंस को खारिज कर दिया। यानी कि उन्होंने इस डिसीजन को सही ठहराया कि ये जो एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस है इसे रद्द कर देना चाहिए। फर्दर फिर सभी बच्चे जितने भी कैंडिडेट्स थे सभी सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में ये केस जोगिंदर पाल के नाम से दर्ज हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो हाई कोर्ट का ये कंक्लूजन है कि पहला तो कि यस बेदाग में से दागी को अलग किया जा चुका है और दूसरा कि एंटायर प्रोसेस ही कैंसिल कर देना चाहिए, ये दोनों इनकॉम्पैटिबल है। फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पूरे के पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को कैंसिल करने का सवाल तभी आएगा जब बेदाग में से दागी को आप अलग नहीं कर सकते और यदि कर सकते हैं तो आपको पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कैंसिल नहीं करना है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल जजमेंट दिया। हाईकोर्ट के फैसले को खत्म कर दिया और कहा कि जितने भी अपीलांट्स हैं यानी कि जो लोग नौकरी पर थे वो अपने ड्यूटीज को ज्वाइन करें। तो इस तरह से इस जजमेंट में क्या समरी निकल करके आता है कि यदि बेदाग में से दागी कैंडिडेट्स को अलग किया जा सकता है तो आपको अलग करना है। राज्य सरकार को हर मुमकिन प्रयास करना है कि आप बेदाग में से दागी को अलग करें ताकि पूरे के पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को कैंसिल ना करना पड़े। अब तीसरा जजमेंट जिसे झारखंड उच्च न्यायालय ने अपने जजमेंट में रेफर किया है वो है गोहिल विश्वराज हानूभाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2017। देखते हैं इस जजमेंट में क्या फैक्ट्स थे। ये रहा जजमेंट गोहिल विश्वराज हानूभाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का। इस केस में क्या हुआ कि गुजरात सरकार ने रेवेन्यू तलती के नाम पर नए पद का सृजन किया और लगभग 1500 पोस्ट्स पर भर्ती निकाला। खास बात ये कि इसमें सरकारी डिपार्टमेंट यानी रेवेन्यू बोर्ड ऑफ स्टेट ऑफ गुजरात स्वयं ये निर्णय लिया कि एग्जामिनेशन हम खुद कंडक्ट कराएंगे। एग्जाम के एक दिन पहले 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। उन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने बच्चों से पैसे कलेक्ट किए हैं उन्हें अपॉइंटमेंट दिलाने के नाम पर। हाउएवर एग्जाम जैसा अपने शेड्यूल पर था कंडक्ट किया गया। जब ओएमआर शीट्स का इवैल्यूएशन हुआ तो यह पाया गया कि बहुत सारे ओएमआर शीट्स में एक स्पेसिफिक मार्क लगा हुआ है। जब उन 2 गिरफ्तार हुए लोगों से पूछताछ किया गया तो पता चला कि उन्होंने बच्चों को
एडवाइस दिया था कि अपने ओएमआर शीट्स के दाहिने साइड में बी मार्क लगाएं। जब इस पूरे डेटा को फॉरेंसिक्स जांच के लिए भेजा गया तो पाया गया लगभग 284 ओएमआर शीट्स ऐसे हैं जिन पर वो दाग लगे हुए हैं। तो कमिटी ने उन बच्चों को साइड करके प्रोविजनल मेरिट लिस्ट तैयार किया। अब इसके बाद बहुत सारे कंप्लेंट्स अथॉरिटीज को मिले, अलग अलग जिले से बच्चे कंप्लेंट कर रहे थे। कुछ कंप्लेंट जिले के कलेक्टर को भेजा गया, कुछ तो सीधे प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेजे गए। कुछ कंप्लेंट ऐसे आए कि किसी व्यक्ति ने लगभग 1.5 करोड़ रुपए 62 कैंडिडेट से वसूले हैं। अब ये चूंकि ये एग्जाम जो है सरकारी डिपार्टमेंट खुद करा रही थी, लैंड रिफॉर्म्स वाली डिपार्टमेंट, तो उसी डिपार्टमेंट के एक पियून पर आरोप लगा और एक महिला पर आरोप लगा कि इन दोनों ने बहुत सारे कैंडिडेट्स को नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लिए हैं। तो ऐसे संगीन आरोप जब लगे, साथ में एक और आरोप कि एक ही फैमिली के 127 कैंडिडेट्स को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में जगह मिली है, एक ही फैमिली के, और 178 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके एक ही एड्रेस है। तो इतना कुछ होने के बाद कमेटी ने फैसला लिया कि पूरे के पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस को कैंसिल किया जाएगा। इसके खिलाफ इसके बाद जो है गुजरात सरकार ने एक रेजोल्यूशन निकाला कि अब जो है एग्जाम वो गुजरात सब्सिडियरी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड करेगी, ना कि सरकारी डिपार्टमेंट, और बच्चों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके खिलाफ कुछ बच्चे रिट पिटीशन डाले गुजरात हाईकोर्ट में। गुजरात हाईकोर्ट ने सभी पिटीशंस को खारिज कर दिया और कहा कि कमेटी का निर्णय गलत नहीं है, चूंकि बहुत व्यापक लेवल पर इसमें समस्या है इस एग्जाम में, तो इसीलिए एग्जाम को रद्द करना ही सही डिसीजन है। अब जब सुप्रीम कोर्ट जाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसने भी प्राइमा फैसे ही माना कि व्यापक लेवल पर इस एग्जाम में समस्याएं हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर दिया इस केस के फैक्ट्स को देखते हुए कि इस केस में यदि बेदाग में से दागी कैंडिडेट्स को अलग करने का प्रयास किया जाए तो बहुत समय लगेगा, और जो इनोसेंट कैंडिडेट्स है, जहां तक उनका एज लिमिट का सवाल है, तो सरकार ने स्पष्ट कहा है कि उनके लिए एज रिलैक्सेशन करी जाएगी। तो इस केस के पिक्यूलियर फैक्ट्स को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां पर एग्जामिनेशन कैंसिल वाले निर्णय को हम गलत नहीं कहते हैं, यह सही है। पूरे के पूरे एग्जामिनेशन, पूरे के पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को कैंसिल किया जाना ही चाहिए। फर्दर जिस जजमेंट को झारखंड हाईकोर्ट ने डील किया है वो है सचिन कुमार का जजमेंट। आइए अब देखते हैं कि इस जजमेंट में क्या फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस थे। तो चौथा केस है हमारा सचिन कुमार वर्सेस दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, सिविल अपील नंबर 639/640 ऑफ 2021, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इस केस में दिल्ली सरकार हेड क्लर्क के पोस्ट के लिए भर्ती निकाली थी, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम होना था। बहुत सारे कंप्लेंट्स इस एग्जामिनेशन को लेकर दिल्ली सरकार को मिले और एलिगेशंस लगे थे क्वेश्चन पेपर के लीक होने का, मास चीटिंग के एलिगेशंस लगे थे। ऐसे भी एलिगेशन लगे कि एक ही फैमिली के मेंबर्स को सेम एग्जामिनेशन सेंटर और सेम रूम अलॉट किए गए। एलिगेशन यह भी लगाया गया कि इम्पर्सोनेशन, यानी कि जिस कैंडिडेट को एग्ज़ाम देना था उसके बदले कोई और कैंडिडेट जाकर एग्ज़ाम देकर आया। तो इस तरह के सीरियस एलिगेशंस लगाए गए। दिल्ली सरकार ने एलिगेशंस के लगने के बाद एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी ने जांच किया और रिपोर्ट में कहा कि सीरियस इरेगुलरिटीज़ पाए गए हैं चीटिंग के, इम्पर्सोनेशन के, ना ही प्रीलिम्स में बल्कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जामिनेशंस में एलिगेशंस लगे। अब कमेटी के रिपोर्ट के बाद दिल्ली में डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया 15 मार्च 2016 को, और पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस को कैंसिल कर दिया गया। कुछ बच्चों ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में इस डिसीजन को चैलेंज किया। ट्रिब्यूनल ने डिसीजन दिया कि सिलेक्शन प्रोसेस को कैंसिल करना एक आखिरी रिसॉर्ट होना चाहिए। रूटीन मैनर पर आप एग्ज़ाम कैंसिल नहीं कर सकते, सिर्फ वेग एलिगेशंस के बेसिस पर। आपको हर संभव प्रयत्न करना है कि आप बेदाग में से दागी कैंडिडेट्स को अलग कर सकें। प्लस इरेगुलरिटीज़ ऐसे नेचर के होनी चाहिए कि आप बेदाग में से दागी को अलग नहीं कर सकते हैं, सिर्फ तभी आप एग्जामिनेशन को कैंसिल कर सकते हैं। पूरा का पूरा एग्जामिनेशन कैंसिल करना आर्बिट्ररी और अनजस्टिफाइड होगा। तो जो ट्रिब्यूनल है उसने दिल्ली सरकार के फैसले को पलट दिया और कहा कि ये सिलेक्शन प्रोसेस कैंसिल नहीं किया जाएगा। फर्दर ट्रिब्यूनल के इस डिसीजन को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के डिसीजन को सही माना कि इनका डिसीजन सही है, और फर्दर ये भी कहा कि जो भी डिसीजन होगा वो सब्जेक्ट टू दी इन्वेस्टिगेशन है। जैसे कि हमारे झारखंड हाई कोर्ट ने भी जो डिसीजन दिया वो भी ऐसे ही था कि कुछ भी अपॉइंटमेंट्स किए जाएंगे डेट विल बी सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन, यानी इन्वेस्टिगेशन के बाद यदि पता चलता है कि कुछ ऐसे बच्चे जिनके अपॉइंटमेंट हो चुकी है वो भी संलिप्त हैं इरेगुलरिटीज़ में, तो उन्हें नौकरी से निकाला जा सकता है। सिमिलर डिसीजन कुछ दिल्ली हाईकोर्ट ने भी दिया था। अब फर्दर दिल्ली हाईकोर्ट के इस डिसीजन को जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने
कमिटी के रिपोर्ट को देखते हुए ये ऑब्ज़र्व किया कि 50 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें प्रीलिम्स एग्ज़ाम में तो बहुत ज़्यादा नंबर मिले, लगभग 170 आउट ऑफ 200, पर मेंस एग्जामिनेशन में 50 से भी कम नंबर मिले। इनफैक्ट कुछ बच्चों को तो 0 नंबर मिले। सेकंड ऑब्जर्वेशन ये रहा कि रैंडमाइजेशन नहीं हो सका बच्चों का, जिसका कंक्लूजन ये हुआ कि एक ही परिवार के बच्चों को सेम एग्जामिनेशन सेंटर, इनफैक्ट सेम रूम अलॉट हुआ। तीसरा, सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन बच्चों के ऐसे रहे जो सेम जोग्राफिकल लोकेशन को बिलोंग करते हैं, एक पर्टिकुलर मोहल्ला, एक पर्टिकुलर टोला को बिलोंग करते हैं। इस तरह के ऑब्जर्वेशंस कमेटी के रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने पाया। फर्दर सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये रहा कि जो कंप्लेंट्स पाए गए हैं वो सिर्फ प्रीलिम्स या सिर्फ मेंस में कन्फाइंड नहीं है। वो प्रीलिम्स एग्जाम के लिए भी कंप्लेंट्स मिले हैं, मेंस एग्जाम के अगेंस्ट भी कंप्लेंट्स मिले हैं, और ये जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो व्यापक लेवल पर है, जिससे पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस की लेजिटिमेसी पर सवाल उठता है। फर्दर ये सब ऑब्जर्व करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को अपहेल्ड किया कि पूरा एग्जामिनेशन प्रोसेस को ही कैंसिल किया जाना है। पांचवा केस है हमारा वंशिका यादव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रिट पिटिशन 335 ऑफ 2024, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इस केस को मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ क्योंकि यह केस झारखंड हाई कोर्ट ने अपने जेएसएससी वाले जजमेंट में बहुत बार रेफ़र किया है। यह केस नीट एग्जामिनेशन में पेपर लीक वाले मैटर को लेकर है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में यह माना कि हाँ, पेपर लीक हुआ है, पर सवाल यह है कि क्या यह पेपर लीक व्यापक लेवल में हुआ और इस हद तक हुआ जिससे पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस की पवित्रता का हनन हुआ। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर एक बात कही कि डेटा एनालिसिस एक बहुत बड़ा हथियार है, जिससे इस तरह के पिटिशंस में जहां एग्जामिनेशन कैंसिल करने की बात प्रेयर की गई हो, ऐसे केसेस में डेटा एनालिसिस बहुत ही हेल्पफुल होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का एक केस का जिक्र किया, जिसमें उसने कहा कि एक पर्टिकुलर एग्जाम सेंटर में 80% सिलेक्शन रेट रहा, बल्कि अन्य एग्जामिनेशन सेंटर्स में मात्र 50% एग्जामिनेशन सिलेक्शन रेट रहा। इससे कंक्लूजन ड्रॉ किया गया कि यस, कुछ तो इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, मैल प्रैक्टिसेस हुए हैं उस एग्जामिनेशन सेंटर में। तो इसी डेटा एनालिसिस के हथियार को जब नीट एग्जामिनेशन में लगाया गया तो क्या कंक्लूजन्स निकल करके आए। एलिगेशंस मैल प्रैक्टिसेस के लगे थे हज़ारीबाग में, पटना में और गोधरा में। तो हज़ारीबाग में 2733 कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिए, जिसमें 126 1,08,000 रैंक के अंदर थे, बल्कि 58 कैंडिडेट्स 56,000 रैंक के अंदर थे। तो परसेंट सक्सेस रेट आता है 4.6% और 2.1%। इसे अगर हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट के नीट एग्जामिनेशन में पिछले एडिशंस के परसेंट से अगर मैच करें तो नॉर्मल है। 2022 में सक्सेस रेट था 7.2%, 2023 में 6% और 2024 में यह 2.1 और 4.6% रहा, जो कि नॉर्मल है, कोई एबनॉर्मली हाई परसेंटेज रेट नहीं है। सिमिलरली पटना में 2022 का सक्सेस रेट 8.9%, 2023 का 7.7% और 2024 का 5.5%, जो कि एबनॉर्मली हाई तो दूर की बात, इनफैक्ट कम है। हज़ारीबाग में भी कम था। गोधरा में 2024 का सक्सेस रेट 0.8 से 0.05% रहा, जबकि 2022 में 1.5% और 2023 में 2.1% रहा। इन फिगर से सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय पर आई, यह निष्कर्ष निकाला कि किसी तरह का एबनॉर्मेलिटीज़ नहीं है 2024 के रिजल्ट्स में। इसलिए जब एनालिसिस किया जाता है तो पिटिशनर्स का ये केस कि एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, इस बात को सपोर्ट नहीं मिलता है। जो पेपर लीक है डज नॉट अपीयर टू बी वाइड स्प्रेड, इट अपीयर्स टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू आइसोलेटेड इंसिडेंट्स। कुछ जगहों पर पेपर लीक हुई है, ये व्यापक लेवल पर नहीं हुई है, और जो कुछ जगहों पर हुई है पुलिस आइडेंटिफिकेशन कर रही है या आइडेंटिफिकेशन करने के प्रोसेस में है। इस तरह का कंक्लूजन निकला। फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने यह कंक्लूजन दिया कि सफिशिएंट मटेरियल रिकॉर्ड पर नहीं है, जिससे यह पता चले कि यह सिस्टमिक लेवल पर हुआ है, व्यापक लेवल पर हुआ है। ये वाइड स्प्रेड नहीं है, जिससे कि पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस की पवित्रता का हनन हो। जो डेटा एनालिसिस है उससे पता चलता है कि बहुत ज़्यादा एबनॉर्मलिटीज़ नहीं है, कोई सिस्टमिक लेवल पर चीटिंग नहीं हुआ है। फर्दर यहाँ किसी सोशल मीडिया का यूज़ नहीं हुआ, किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का यूज़ नहीं हुआ, जैसे कि ब्लूटूथ वगैरह। और जितने भी पेपर लीक में दागी कैंडिडेट्स हैं उनका आइडेंटिफिकेशन कर लिया गया है। इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि बेदाग में से दागी कैंडिडेट्स को अलग किया जा चुका है या किया जा सकता है, इसलिए दिस बीइंग द केस द कोर्ट कैन नॉट डायरेक्ट अ री एग्ज़ाम, यह कंक्लूजन निकला। इसी में एक और केस का एनालिसिस किया गया, तन्वी सरवाल के केस का, जो कि मेडिकल एग्जाम ही है, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2015 का, जिसमें यही सुप्रीम कोर्ट ने पूरा एग्जामिनेशन प्रोसेस ही कैंसिल कर दिया था। इस केस में क्या हुआ था कि बच्चे इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यूज़ कर रहे थे, ब्लूटूथ यूज़ कर रहे थे। जितने लोग अरेस्ट हुए थे 2015 में, उनसे यह पता चला कि लगभग 20 लाख हर बच्चे से लेने का प्लानिंग था उनका। अरेस्टेड लोगों में से एक डॉक्टर भी थे, MBBS स्टूडेंट्स भी थे। उनके मोबाइल पर आंसर कीज़ मिले जिसे उन्होंने
एग्जामिनेशन के दौरान ही बहुत लोगों को शेयर भी किया व्हाट्सएप में। कुछ ऐसे वेस्ट्स मिले, यानी गंजी, महिलाओं के पुरुषों के गंजी मिले जिसमें माइक्रो सिम्स फिट थे, ब्लूटूथ डिवाइसेस यूज़ किए गए। राजस्थान में पेपर लीक के जो एलिगेशंस लगे उसमें जो लोगों को अरेस्ट किया गया, उन्होंने यह भी बताया कि कम्युनिकेशन ब्लूटूथ से किया जाना था और ऐसे 300 गंजी कपड़े उन्हें बरामद हुए। जो मास्टरमाइंड्स थे झारखंड, बिहार, यूपी, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, उड़ीसा, हरियाणा, हर जगह थे, अलग अलग फ़ोन नंबर्स यूज़ कर रहे थे। लगभग 358 मोबाइल नंबर्स यूज़ किए गए। कुछ कैंडिडेट्स एडमिट भी किए कि हाँ, उन्हें एग्जामिनेशन के दौरान ब्लूटूथ या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आंसर मिला। 44 बेनिफिशियरीज आइडेंटिफाई किए गए। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो थी सीबीआई, उसका कहना था कि एग्जामिनेशन एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग के द्वारा पेपर लीक कराया गया है एग्जामिनेशन में। और जो हरियाणा के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, उन्होंने कहा कि हर एक बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। तो ऐसे कंक्लूजन्स निकल के आए जिसमें कि कोर्ट ने कहा कि पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस की पवित्रता का हनन हुआ है, इसलिए AIPMT एग्ज़ाम कैंसिल किया जाएगा। इस एग्ज़ाम को मैं अच्छे से, मुझे याद है क्योंकि मैंने भी AIPMT एग्ज़ाम दिया था 2015 में। तो निष्कर्ष ये निकल के आया कि फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं होगा। अब वापस से अगर हम JSSC CGL वाले जजमेंट पर आते हैं, तो इसमें जो डेटा एनालिसिस किया गया, सेंटर वाइज सिलेक्शन डेटा, ये मैं पिछले वीडियो में नहीं दिखाया था। नंबर ऑफ सेंटर्स 13 सेंटर में परसेंटेज सिलेक्शन 2 से 2.6% है, 17 सेंटर में 1.5 से लगभग 2%, 48 सेंटर में 1 से 1.5, 133 सेंटर में 0.5 से लगभग 1% और अन्य सेंटर में 0.5% से भी कम। तो इससे झारखंड हाईकोर्ट ने कंक्लूजन निकाला कि अगर सेंटर वाइज डेटा को कंपाइल किया जाए तो कोई अनयूजुअली हाई सिलेक्शन रेट नहीं दिखता है। डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा भी अगर देखा जाए तो इसमें भी किसी तरह का हाई रेट ऑफ सिलेक्शन नज़र नहीं आ रहा। सब 0 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग, कहीं पर शायद 2 भी नहीं है एंटायर डेटा में। तो इसी में एक कंक्लूजन निकल के आया है कि जो 4 सेंटर्स पर आरोप लगे थे, वहाँ पे 240 बच्चों में से सिर्फ 4 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। बलियापुर सेंटर में 312 में से 3, मखमंदरो सेंटर में 480 में से 18 और BGS हाई स्कूल धनबाद में 168 में से 5 ही बच्चे सेलेक्ट हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो इसी तरह डेटा एनालिसिस करते हुए कोर्ट ने माना कि एलिगेशन ऑफ पेपर लीक प्रूव नहीं हो पाया है। तो हमने लगभग 5-6 जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के देखे और इस वीडियो का पर्पस ही यही था कि बच्चों को ये समझ में आए कि यदि सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट से क्या एक्सपेक्टेशंस होना चाहिए कि किस तरह का निर्णय इस केस में देखने को मिलेगा। इस केस में मैं अपना कोई ओपिनियन नहीं देना चाहता, यहाँ पर है आपने हर तरह के फैक्ट्स देखे, किन फैक्ट्स में सुप्रीम कोर्ट का कैसा जजमेंट रहा ये आपने देखा, तो ये निर्णय आप पर है। आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट में कैसा निर्णय होगा, लॉजिकल रीज़न के साथ कमेंट सेक्शन में बताएं। पुनः सभी को शत शत प्रणाम।